आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का और सबसे ज़रूरी चीज़ अपनी स्टडीज़ का, अपने सपनों का बहुत खूबसूरत तरीके से ध्यान रख रहे होंगे दोस्तों। मैं प्रिंस कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों आप सबके लिए। ये आखिरी वीडियो है क्लास 12th का दोस्तों, उन बच्चों के लिए जो हिस्ट्री के अंदर 95 प्लस नंबर स्कोर करना चाहते हैं दोस्तों। अब तक मैंने आप लोग के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। इससे पहले मैंने जो है 2.5 घंटे का मैराथन बनाया आप लोगों के लिए, जिसके अंदर मैंने पूरी हिस्ट्री को रिवाइज किया दोस्तों। और ये एग्जाम से पहले आपकी आखिरी वीडियो दोस्तों। ये कौन सी आखिरी वीडियो है? ये आपकी जो है क्लास 12th हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम की वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के अंदर पूछे जाने वाले या पूछे जाएंगे दोस्तों उन सवालों को हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप लोग वीडियो को जो है पेशेंस के साथ पूरा देखिए दोस्तों। आप लोग देखेंगे तो कल के एग्जाम में आप बहुत कंफर्टेबल फील करने वाले हैं दोस्तों। आप लोग मुझे थैंक यू बोलेंगे कि भैया ने जो है वीडियो बनाई थी और इस वीडियो से काफी सारे सवाल पूछे गए दोस्तों। अगर ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल पूछे जाएंगे और ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो आपको लिटरली बहुत हेल्प करने वाली है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूं आपको ये तमाम सवाल बताने के लिए, क्योंकि यही आप लोग के कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो एक बार मैं फिर आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप लोग इसको देख लीजिए, नहीं तो आप लोग बहुत पछताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए आप लोगों का जो पूरा हिस्ट्री है मैंने रिवाइज करा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर को खंगाला, मैंने 5 साल 4 साल के जो प्रीवियस पेपर है उनको खंगाला और मैंने एक पैटर्न नोटिस किया कि भाई ये जो सवाल जो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ना, ये सवाल घूम फिर के बार बार जो है हर बार सीबीएसई जो है पूछती जा रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक वीडियो बनाया जाए ताकि बच्चों को हेल्प मिले कि ये सवाल जो है हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों पेपरों के अंदर। तो हो सकता है कि ये सवाल जो है आप लोगों से आपके हिस्ट्री के एग्जाम में भी पूछे जाए। तो ये मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैंने इस पे जो है आपका वीडियो बनाया दोस्तों। तो आप लोगों से बस जो है एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, नहीं तो आप लोगों का नुकसान होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का जो पहला सवाल पूछा जाएगा या जो पहला सवाल पूछा जा रहा है हर साल वो ये है कि भाई महाभारत इज अ डायनेमिक टेस्ट। एक और चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो मेरी वीडियो है ना, ये केवल हिंदी वाले बच्चों के लिए या फिर केवल इंग्लिश वाले बच्चों के लिए नहीं है। ये मेरी वीडियो बाइलिंगुअल है, हिंदी वाला स्टूडेंट भी इसको देख के समझ सकता है और इंग्लिश वाला स्टूडेंट भी देख करके इसको समझ सकता है, क्योंकि मैंने पीडीएफ जो है क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने इंग्लिश में भी बना रखे और हिंदी में बना रखे। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो केवल इंग्लिश या हिंदी वालों के लिए, दोनों के लिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल आप लोगों से क्या बार बार पूछा जा रहा है या रिपीट हो रहा है बार बार, वो है कि भाई महाभारत इज अ डायनेमिक टेक्स्ट जस्टिफाइड द स्टेटमेंट। यानी कि आपका जो है ये जो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, ये सवाल न जाने कितनी बार हर बार पूछा जाता है दोस्तों। कभी 3 नंबर में तो कभी 8 नंबर में सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो मैंने सोचा कि इस सवाल का जो है इसको पहले रखा जाए, क्योंकि ये सवाल बहुत थोड़ा सा एक तरह से बच्चों को समझ में नहीं आता है ना, इसलिए इस सवाल को मैंने पहले रखा कि इसको बेहतर तरीके से जो है बिल्कुल इसका धागा खोलने वाले बढ़िया तरीके से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है इसके अंदर, आपको आंसर किस तरह से देना है कि आपको बताना है कि भाई किस तरह से जो महाभारत एक डायनेमिक टेस्ट है ना, कि ये गतिशील ग्रंथ है। चाहे आज से 40 साल पहले हो, चाहे आज से 40 साल बाद आने वाला समय, हर समय महाभारत को जो है एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ माना जाएगा, है ना। क्योंकि महाभारत क्यों माना जाता है इसको गतिशील ग्रंथ, या इसको इस तरह से समझे, इसको प्रासंगिक क्यों माना जाता है, क्यों जरूरी है समाज के लिए। तो देखिए दोस्तों महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ माना जाता है क्योंकि यह सदियों से विकसित होता रहा है, ठीक है। इसमें विभिन्न व्याख्याएं, परिवर्तन और संशोधन किए गए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जिस तरह से देखिए भारतीय संविधान है, इसको कब बनाया गया था? 26 नवंबर 1950 को इसको बनाया गया था दोस्तों। 50 को इसको लागू कर दिया गया और आज हम लोग कौन से साल में जी रहे हैं? हम लोग जी रहे हैं 2025 के अंदर दोस्तों। उसके बावजूद भी भारतीय संविधान कितना रेलेवेंट है, आज तक किसी ने इसके ऊपर उंगली नहीं उठाई। पूरा देश जो है इस संविधान के अनुसार चलता है ना। वैसे तो चीजें पुरानी हो जाती है, लेकिन संविधान पुराना हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर क्या होता रहता है, संशोधन होता रहता है समय के अनुसार जो है अकॉर्डिंग टू द टाइम उसके अंदर चीजों को हम लोग क्या करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। जो जरूरी कानून होते हैं जो समय के हिसाब से होते हैं, जैसे कि आज से 20 साल पहले 30 साल पहले एलजीबीटीक्यू का कोई रोल नहीं था इसके अंदर, लेकिन समय के साथ साथ हम लोगों ने जो है उन कानूनों को क्या करना शुरू कर दिया दोस्तों, जोड़ना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है कि जो चीजें होती है वो पुरानी भी नहीं होती और चीजें जो होती है मॉडिफाई होने लग जाती है, चीजें जो होती है नई होने लग जाती है। इसी तरह से महाभारत भी है कि भाई महाभारत के अंदर जो है
एडिशन होते रहते हैं दोस्तों। समय के अनुसार जो उसके अंदर चीज़ों को जोड़ा जाता है, उसके अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, उसके अंदर बदलाव किया जाता है दोस्तों। और उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन यानी कि उसकी अलग अलग व्याख्याएं निकाली जाती है। इसकी वजह से जो है महाभारत को कभी कोई पुराना बोल ही नहीं सकता है दोस्तों, है ना। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज देखते हैं, सेकंड रीजन क्या है इसके पीछे। सेकंड रीजन क्या है दोस्तों कि इसके कई सारे संस्करण हैं, मल्टीपल वर्जन्स हैं। आप साउथ में जाओगे तो वहां पर अलग महाभारत को पढ़ा जाता है, उसके अंदर कैरेक्टर्स तो सेम है लेकिन कहानी थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट हो जाती है नॉर्थ के मुकाबले। ईस्ट में जाओगे तो वहां पर महाभारत की थोड़ा सा अलग वर्जन देखा जाता है। वेस्ट में जाओगे तो वहां पर महाभारत का जो है एक अलग वर्जन देखा जाता है। तो इससे क्या होता है, महाभारत जो है एक नई महाभारत रहती है दोस्तों, है ना। और देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है कि भाई जो है महर्षि व्यास ने इनको लिखा था, महाभारत को लिखा था संस्कृत में, लेकिन मूल महाभारत के अलावा विभिन्न भारतीय भाषाओं में इसके क्षेत्रीय रूपांतरण भी उपलब्ध है। लेकिन इसको लिखा तो गया था, इसको मूल भाषा जो थी वो संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन हर क्षेत्रीय लैंग्वेज के अंदर ये महाभारत क्या है दोस्तों उपलब्ध है। तो सेकंड रीजन तो ये हो गया। तीसरा रीजन क्या है महाभारत के अभी भी गतिशील या एक तरह से डायनेमिक होने का, वो ये है कि महाभारत एक प्रमुख भाग है भगवत गीता का, विभिन्न दार्शनिक परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में व्याख्यात किया गया है। यानी कि क्या है दोस्तों, ये दार्शनिक फिलोसॉफिकल डेप्थ कहते हैं कि इंसान की हर समस्या का समाधान किसके अंदर है दोस्तों, भगवत गीता के अंदर है, महाभारत के अंदर है। ऐसी कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं है जो इंसान की जो है वो महाभारत से जुड़ी ना हो, चाहे जमीन की हो, चाहे पावर की हो दोस्तों, चाहे रिलेशनशिप की हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। अगर आप गीता को पढ़ोगे या आप महाभारत को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप चीजों को कोरिलेट कर पाओगे, ऐसा लगेगा कि ये मेरी कहानी चल रही है दोस्तों। इसलिए क्या है, भगवत गीता महाभारत आज भी क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। सेकंड रीजन तो आप लोग ये लिख सकते हो। तीसरा रीजन आप लोग इसके अंदर क्या बता सकते हो कि भाई इसके अंदर किसकी बात की गई, इसके अंदर कर्म की बात की गई दोस्तों। जिस तरह से कृष्ण भगवान कहते हैं ना किसको, अर्जुन को, कि भाई कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। इसी तरह से आप लोग भी कर्म कीजिए, आप लोग भी मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। अगर आप लोग अच्छी मेहनत करेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में होगा दोस्तों। इसी तरह से महाभारत के अंदर भी बोला गया है, क्या बोला गया दोस्तों, कर्मा की बात की गई है दोस्तों, है ना, ड्यूटी की बात की गई है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कंटिन्यू टू बी स्टडीड इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, संघर्ष की बात की गई कि संघर्ष का समाधान कैसे होगा। तो तमाम इसके अंदर बातें की गई हैं, इसलिए क्या है दोस्तों बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, और आखिरी चीज, आखिरी पॉइंट इसके अंदर क्या बोला गया है कि भाई महाभारत एक स्थिर ग्रंथ नहीं है, बल्कि समाज के विकसित होते मूल समाज का क्या है दोस्तों, मूल्य बदलता जा रहा है। तो उसी के अनुसार जो है महाभारत भी क्या है दोस्तों बदलती जा रही है। विश्वासों को दर्शाने वाला क्या है दोस्तों, जीवंत का मतलब क्या होता है, जो कभी मरे ना दोस्तों। तो इसलिए महाभारत भी एक ऐसी ग्रंथ है दोस्तों, जीवंत है दोस्तों, है ना, बिल्कुल एक तरह से लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये कभी भी जो है ये पुरानी हो ही नहीं सकती है। तो ये तमाम रीजन है जो आप लोग को एग्जाम के अंदर लिखने हैं। अगर आप लोगों से ये सवाल पूछा जाए कि भाई डिस्क्राइब द डायनेमिक टेक्स्ट ऑफ महाभारत, यानी कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ किस प्रकार से है, तो आप लोग को ये बताना है कि भाई महाभारत जो है इन तमाम रीजंस की वजह से, इन तमाम कारणों की वजह से जो है एक महाभारत जो है गतिशील ग्रंथ है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है सवाल समझ में आ गया होगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना किसी वक्त को बर्बाद किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या सीबीएसई बार बार रिपीट करता है, सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों जो आपसे बार बार सीबीएसई रिपीट करता है आपके एग्जाम्स के अंदर, तो वो है भैया मौर्यन एम्पायर के बारे में। कि भाई इसमें क्या पूछ रहा है कि डिस्क्राइब एनी 3 सोर्सेज टू लर्न अबाउट द मौर्यन एम्पायर, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के किसी 3 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। कि भाई वो कौन से 3 स्रोत हैं जिनसे हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सवाल तो दोस्तों मैंने मैराथन के अंदर भी कराया था आप लोगों को, जब मैंने पूरा हिस्ट्री का रिविजन कराया आप लोगों को, है ना, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने बात किया था। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से जो है स्रोत हैं। पहला थोड़ा सा हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि भाई मौर्यन एम्पायर जो होता है 322 बीसी से लेके 185 बीसी के बीच इज वन ऑफ द मोस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड एंशिएंट इंडियन एम्पायर, यानी कि मौर्य साम्राज्य जो है दोस्तों प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य था, जिसके बारे में हमें निम्नलिखित 3 स्रोतों से जो है प्रमुख स्रोतों से जानकारी मिलती है दोस्तों। वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। पहला सोर्स है आपके सामने कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दोस्तों कि जो कौटिल्य थे, जिनको हम चाणक्य भी बोलते थे, वो किसके एक तरह से परामर्शदाता थे दोस्तों, एडवाइजर थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइजर थे दोस्तों। उन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र दोस्तों। ठीक है, तो पहली आपका जो सोर्स तो ये हो गया। ठीक है, इस अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी उसके अंदर कौन कौन सी बातें की है उन्होंने, तो इसके अंदर उन्होंने प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर के बारे में बात किया है, आर्थिक नीतियों के बारे में बात किया है दोस्तों, इकोनॉमिकली पॉलिसीज के बारे में बात किया है। तो इससे जो है हम लोग को जो है मौर्यन एम्पायर की जानकारी मिलती है, किससे, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र से। पहला सोर्स तो ये हो गया। सेकेंड सोर्स देखते हैं दोस्तों जिससे कि हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में
जानकारी मिलती है। दूसरा जो है वो अशोकन इंस्क्रिप्शन। हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई सम्राट अशोक जी ने कई सारे शिलालेख लिखवाए थे दोस्तों, स्तंभ बनवाए थे, लोह स्तंभ वगैरह। आप लोगों में से कई सारे बच्चे कुतुब मीनार अगर घूमने गए होंगे तो कुतुब मीनार का जो आपका प्रीमाइसिस है, ठीक है, परिसर, उसके अंदर एक लोह स्तंभ है, आयरन पिलर है। वो आयरन पिलर किसका है दोस्तों? सम्राट अशोक का। उस पर आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रह्मी खरोष्टी भाषा के अंदर कुछ लिखा गया है ना, धम्म की नीतियां लिखी गई हैं दोस्तों। तो इससे भी हमें क्या पता चलता है? इससे भी हमें सम्राट अशोक के साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। सेकंड, तो ये हो गया आपका सोर्स। तीसरा दोस्तों, तीसरा भी एक किताब है। तीसरा इंडिका एक की पुस्तक है, जिसको किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा दोस्तों। मेगास्थनीज एक जो थे आपकी यूनान से विदेशी यात्री थे दोस्तों, वो भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंदर। तो उन्होंने जो है यूनानी भाषा के अंदर जो है इसमें मौर्य राजधानी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के बारे में, सोसाइटी, समाज के बारे में जो है अपनी पुस्तक इंडिका में कई सारी चीजें लिखी थी, जो आगे चल करके जो है स्रोत बनती है, सोर्सेज बनती है आपका मौर्यन साम्राज्य को समझने के लिए। तो ये 3 स्रोत हैं दोस्तों। ये सवाल भी आप लोगों से काफी पूछा जाएगा, ठीक है, ये पूछा जाता रहा है, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सेकंड क्वेश्चन भी जो है समझ में आ गया होगा कि मौर्य साम्राज्य के जानने के बारे में कौन कौन से सोर्सेज हैं। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट किया जाता है, वो है भाई विजयनगर साम्राज्य से। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या बोल रहा है सवाल, क्या पूछना चाह रहा है सवाल कि एक्सप्लेन द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन द विजयनगर एम्पायर विद एग्जांपल्स। यानी कि भैया विजयनगर साम्राज्य में जल संसाधनों की व्यवस्था उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए कि भाई कृष्णदेव राय बर्मन जी ने जो है विजयनगर साम्राज्य में किस तरह से जो वाटर मैनेजमेंट को अच्छी तरह से मेंटेन किया था, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन, यानी कि भैया मैनेजमेंट जो था, वाटर मैनेजमेंट बहुत ही खूबसूरत था, एक उन्नत प्रणाली थी दोस्तों, है ना, जिससे कृषि यानी पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर की जरूरतों को क्या किया जाता था दोस्तों? फुलफिल, पूरा किया जाता था। जिसके अंदर क्या क्या था दोस्तों? पहला तो उन्होंने बनाया था टैंक रिजर्वोयर्स, यानी कि तालाब और जलाशय बनवाए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर कमलापुरम तालाब जैसे बड़े जलाशय वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए गए थे। यानी कि भैया ये क्या करते थे? ये करते थे जब बारिश होती थी ना, तो बारिश का पानी इन तालाबों के अंदर जो है स्टोर किया जाता था, ठीक है, भविष्य के लिए कि कभी बारिश ना हो तो इस पानी से जो है हम लोग एग्रीकल्चर, सिंचाई, इरिगेशन, ये सब तमाम चीजें कर सके दोस्तों। पहला रीजन तो ये हो गया कि उन्होंने तालाब और जलाशय बनवाए थे। सेकंड देखिए दोस्तों, उनका वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा था इरिगेशन कैनाल्स। उन्होंने जो है कई सारी इरिगेशन, सिंचाई की नहरें बना रखी थी। उदाहरण के तौर पर तुंगभद्रा नदी जो विजयनगर साम्राज्य से बहती थी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में ही विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो तुंगभद्रा नदी से नहरों का निर्माण, नहर जोड़े गए थे दोस्तों, तुंगभद्रा नदी से जो है नहरें निकाली गई थी, तो उन नहरों की सहायता से जो दोस्तों सिंचाई के लिए जल जो था उपलब्ध कराया जाता था। दूसरा तो ये हो गया दोस्तों, है ना, वाटर मैनेजमेंट का, कि भाई तुंगभद्रा नदी से बनाया गया था नहरें। तीसरा देखिए दोस्तों, बावड़ियां, स्टेपवेल एंड वेल्स बनाए गए थे दोस्तों। कई सारी बावड़ियां और कुएं खुदवाए गए थे, है ना, शहरी क्षेत्रों में, चाहे सिटीज हो, अर्बन हो, चाहे रूरल एरियाज हो, वहां पर पीने के पानी के लिए जो है कुएं और बावड़ियां खुदवाई गई थी दोस्तों। तीसरा तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए, इस जल प्रबंधन प्रणाली ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने और नगरों को विकसित करने में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दोस्तों। सिटी वही बस पाएगी जहां पर आपको वाटर की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी होगी, जहां पर पानी होगा वही ना लोग रहेंगे दोस्तों, है ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया सभ्यता हो, लोग वहीं बसते जहां पर उनको पानी मिल सके, क्योंकि पानी हमारी 98% जरूरतों को पूरा करता है। तो इस तरह से दोस्तों जो हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य में जल संसाधनों, वाटर मैनेजमेंट वाले सवाल को भी अच्छी तरह से देख लिया दोस्तों। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम्पल्स तो आप लोग याद रखिएगा, चाहे तुंगभद्रा हो, चाहे कमलपुरम तालाब हो, है ना, तो ये तमाम चीजें आप लोग याद रखिएगा। ये सवाल भी बहुत रिपीट किया गया। फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा मुगल साम्राज्य से। क्या पूछा जाएगा दोस्तों? अगला सवाल है कि भाई जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी, यानी कि जमीन से जो उनको टैक्स मिलता था ना, वो किस तरह से जो है मुगल साम्राज्य के लिए जो है मुगल साम्राज्य को चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। रेवेन्यू फ्रॉम लैंड वाज द इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। आपको इसके बारे में जो है उदाहरण के साथ बताना है, यानी कि सवाल के अंदर आपको बताना है कि भाई किस किस प्रकार के टैक्स लगाए गए थे, किस तरह से मुगल साम्राज्य टैक्स वसूलता था, है ना, ये तमाम चीजें आप लोग को इस सवाल के अंदर बताना है। पहला देखिए, राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था दोस्तों? प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू, पैसा किस तरह से उनको प्राप्त होता मुगल साम्राज्य वाले शासकों को, कि भाई मुगल साम्राज्य में भूमि से मिलने वाला जो टैक्स होता ना, जिसको क्या बोलते थे? खराज बोलते थे। सबसे बड़ा जो था पैसे आमदनी का स्रोत था, है ना,
कृषि के ऊपर ये लोग जो है टैक्स लगाते थे, जिसको ये लोग बोलते थे खराज। वहीं से इनको जो है सबसे ज्यादा पैसा मिलता था। सेकंड चीज, अकबर की राजस्व नीति क्या थी दोस्तों? टोडरमल की जब्ती और दहसाला प्रणाली से कर की नियमित वसूली सुनिश्चित की गई थी। सम्राट अकबर के जो थे एक तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री थे टोडरमल, ये कौन सी व्यवस्था लेके आए थे? जब्ती और दहसाला प्रणाली। याद रखिएगा, जब्ती और दहसाला प्रणाली कौन लेके आया था? टोडरमल लेके आए थे। ठीक है, तो इससे भी काफी सारा टैक्स इकट्ठा होता था। उसके बाद में तीसरा क्या सोर्स था इन लोगों का? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। किसानों से उपज का एक निश्चित भाग जो थे ये लोग टैक्स के रूप में लेते थे, तो यहां से इनको पैसे मिलते थे। उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर। इस राजस्व में सेना, प्रशासन और स्थायी खर्चे पूरे किए जाते थे। इन तमाम चीजों से पैसे इनको मिलते थे। ये किस पे लगाते थे? आपकी जो सेना होती थी उस पर, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के ऊपर, है ना। इन तमाम चीजों से ये लोग अपने खर्चे को पूरा करते थे, है ना। उदाहरण के तौर पर देखिए आप लोग, शाहजहां और औरंगजेब के शासन में भूमि कर ही सबसे बड़ा क्या होता था दोस्तों? आर्थिक स्रोत होता था, जो मुगल साम्राज्य को जो है जिंदा करके रखा था। ठीक है, तो ये सवाल भी आप लोगों से बहुत रेलेवेंट हो जाता है आप लोगों के एग्जाम के नजरिए से, पर्सपेक्टिव से। तो आप लोग इस सवाल को जो है टिक लगा लीजिएगा। मैं तो आप लोग वीडियो को पोस्ट करके अपनी कॉपी में सवाल को लिखिए, आंसर भी लिखिए और इसको रिवाइज कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों से जो पूछा जाएगा आप लोगों के एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई 1857 का विद्रोह, ये तो भाई बहुत रेलेवेंट सवाल पूछा जाएगा। इस चैप्टर से तो आपको मुझे लगते हैं 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि भाई 1857 का विद्रोह विशेष रूप से अवध में ही क्यों फैला? क्या रीजन था? जो अवध का एरिया था वहीं पर सबसे पहले ये जो रिवोल्ट था वो सबसे पहले वहीं क्यों स्प्रेड हुआ? तो देखिए इसके पीछे क्या रीजन है दोस्तों। तो देखिए, अवध के नवाब का निष्कासन, रिमूवल ऑफ अवध नवाब। हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई नवाब वाजिद अली शाह को जो है राजा ये कह के हटा देते हैं कि भाई तुम जो असंतोष तरीके से जो है शासन कर रहे हो, आप कैपेबल नहीं हो, आपके अंदर क्षमता नहीं है कि आप जो है एक नवाब बनो, तो उन्होंने जो है उनको रिमूव कर दिया। तो इस प्रकार इनसे, इस घटना से होने वाले क्रोध का सामना जो है अंग्रेजों को करना पड़ा, जो आगे चल करके 1857 का विद्रोह का रूप ले लेता है। दूसरा रीजन क्या है दोस्तों? सेकंड रीजन है कि भाई जमींदारों और किसानों का असंतोष था, कि भाई जमींदारों और किसानों के ऊपर अंग्रेजी सेना जो है, अंग्रेजी सरकार खूब नए नए टैक्स लगाती थी, उनका खूब शोषण करती थी। तो ये वाला जो वर्ग था ये भी बहुत उनसे जो था खफा हो गया था। तीसरा रीजन क्या था दोस्तों? तीसरा रीजन था सैनिकों की नाराजगी। अवध के सैनिकों ने कारतूस विवाद और वेतन कटौती के खिलाफ खूब सारा विद्रोह किया। हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई तात्कालिक कारण तो था वो कारतूसों के अंदर जो चर्बी का यूज होता था वो था, और साथ ही साथ जो है सैनिक इस बात से भी बहुत ज्यादा दुखी थे कि उनको जो है अच्छा वेतन नहीं मिलता था। ठीक है, काम करने की जो स्थितियां थी वो खराब थी, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। ये तमाम रीजन जो थे 1857 की क्रांति को जन्म देते हैं दोस्तों। उसके बाद में कल्चरल इंसल्ट, यानी कि सांस्कृतिक अपमान भी किया जाता था भारतीय सैनिकों का। किस तरह से? अंग्रेजों ने स्थानीय रीति रिवाजों को दबाने की कोशिश की थी दोस्तों। आप लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह से ईसाई मिशनरी जो थे वो जबरन धर्म परिवर्तन कराने की बात करते थे। तो इस तरह से भी जो है भारतीय सैनिकों के अंदर इन बातों का क्रोध था, जो 1857 की क्रांति के रूप में जो है फूटता है दोस्तों। अगला रीजन क्या है? अगला रीजन है कि भाई किसानों, जमींदारों, सैनिकों ने मिल करके अंग्रेज के खिलाफ क्या कर दिया दोस्तों? मास रेबेलियन, सामूहिक क्रांति कर दी दोस्तों। ठीक है, और बाकी दुनिया तो जानती है कि किस तरह से जो है 1857 की क्रांति होती है। तो ये सवाल तो आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। सामाजिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है, किस तरह से विद्रोह को दबाया गया, है ना। तो ये तमाम आप लोग टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाइएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? इसी चैप्टर से एक और सवाल है कि भाई 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी घोषणाएं समाज के सभी तबकों में एकता का आह्वान क्यों कर रही थी? यानी कि वाई डिड द प्रोक्लेमेशन इश्यूड बाय रेबल्स इन 1857 कॉल फॉर यूनिटी अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी? यानी कि किस तरह से विद्रोही जो थे वो समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ करके जो है उनसे आह्वान कर रहे थे, उनसे ये बोल रहे थे कि आप भी जो है इस आंदोलन के अंदर शामिल हो जाओ, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजियन। आप अपने धर्म को सब कुछ जो है ध्यान में ना रखते हुए जो है आप इस विद्रोह के अंदर आप लोग अपना जो है योगदान दीजिए। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने ऐसा क्यों किया? विद्रोही ने विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की अपील की थी, ओपोजिशन ऑफ टू ब्रिटिश रूल। उसके बाद में धार्मिक रिलीजियस हार्मोनी की बात की थी, बोला था कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया ताकि अंग्रेजों को मजबूती से इस देश से खदेड़ा जा सके। उसके बाद में थर्ड रीजन क्या है? सामाजिक एकता, सोशल यूनिटी। किसानों, सैनिकों, जमींदारों और कारीगरों से एक साथ लड़ने का जो है उन्होंने क्या किया था दोस्तों? रिक्वेस्ट की थी। और फोर्थ रीजन क्या है? मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना, रेस्टोरेशन ऑफ मुगल रूल। उन्होंने बोला था कि भाई बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित करके जो है उनसे क्या प्राप्त करेंगे हम लोग? समर्थन प्राप्त करेंगे दोस्तों। अगला रीजन क्या है?
ब्रिटिश नीतियों से भारतीय परंपराओं को बचाने की अपील की गई थी। तो ये तमाम रीजनों की वजह से जो है उन्होंने अपील की थी कि भाई आप लोग जो है समाज के सभी तबकों से एकता आह्वान करी जा रही है कि आप लोग 1857 के विद्रोह में शामिल हो जाइए। तो ये तमाम रीजन थे दोस्तों, आप लोग इन रीजन्स को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सवाल क्या बोलता है कि भाई राजमहल के पहाड़ी लोगों और संथालों के बीच के संबंधों के कारणों की व्याख्या कीजिए कि एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द हिल पीपल ऑफ राजमहल एंड द संथालास। ठीक है ना, तो आप लोगों को बताना है भाई राजमहल के पहाड़ी लोगों और संथालों के बीच में क्या संबंध था। पहला संबंध तो था भाई भूमि पर संघर्ष, लैंड कॉन्फ्लिक्ट। दोनों के बीच में जो था जमीन को लेकर के दोस्तों विवाद था। पहाड़ी लोग और संथाल दोनों ही कृषि भूमि के लिए संघर्ष कर रहे थे कि दोनों को जमीन चाहिए थी। सेकंड रीजन क्या था दोस्तों, ब्रिटिश इंटरफेरेंस पॉलिसी, अंग्रेजों की हस्तक्षेप नीति। ये क्या था दोस्तों, अंग्रेजों ने जो है कर वसूलने और भूमि अधिग्रहण में बदलाव किए थे, जिससे कि ये दोनों ही जो थे प्रभावित हो गए थे। उसके बाद में तीसरा रीजन क्या था दोस्तों, संथाल विद्रोह। हम लोगों ने पढ़ा कि भी संथाल विद्रोह होता है 1855 से 1856 के बीच में। संथालों ने जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ जो है शोषण के खिलाफ उन्होंने जो बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया था दोस्तों। उसके बाद में सांस्कृतिक भिन्नता थी दोनों के बीच में। संथालों और पहाड़ी लोगों की भाषा, परंपरा और रीति रिवाज दोनों थे क्या दोस्तों, अलग थे, बिल्कुल डिफरेंट थे एक दूसरे से। इस वजह से भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अंग्रेजों ने दोनों समुदायों के बीच मतभेद को बढ़ाने की कोशिश की। इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई कि भाई दोनों को जो है भिड़ा करके लड़ाओ और दोनों अपने आप ही नेस्त नाबूद हो जाएंगे, हमें मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप लोग ये वाला सवाल भी ध्यान रखिएगा कि राजमहल के पहाड़ी लोगों और संथालों के बीच में क्या संबंध था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो आप लोगों के एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सवाल है कि भाई हड़प्पा सभ्यता। ये सवाल, ये चैप्टर तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे, आपके गद्यांश वाले सवाल भी पूछे जाएंगे, आपके मैप वाले सवाल भी पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों का विकास का वर्णन कीजिए। यानी कि इंग्लिश में अगर बोले तो डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशंस। यानी कि भैया उनके जो शहरी केंद्रों के विकास के बारे में बताना है, कौन कौन से उनके शहरी केंद्र थे। तो भाई सबसे पहले जो था उनकी शहरी मेजर सेटलमेंट्स इन इंडस वैली, यानी कि सिंधु घाटी की प्रमुख बस्तियां कौन कौन सी थी, तो भैया मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल आदि प्रमुख नगर थे। आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन तमाम लोकेशंस को देख लीजिए, मैप में आप लोगों से पूछे जाने की संभावनाएं पूरी हैं। उसके बाद में ऑर्गेनाइज सिटी प्लानिंग था भैया। दूसरी क्या खास विशेषता उनके शहरों की है कि भाई उनको नगर नियोजित, यानी कि एक प्लान तरीके से उनको जो है नियोजित किया गया था। ठीक है ना, शहरों में ग्रिड पैटर्न था। ठीक है, पक्की ईंटों से घर बनाए गए थे, पक्की ईंटों से जो है गलियां बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, पक्की सड़कें थी, जल यानी कि पानी निकालने की भी अच्छी तरह से व्यवस्था थी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों महत्वपूर्ण भवन जैसे विशाल स्नानागार है ना, ग्रेट बाथ, अनाज भंडार स्टोर करने के लिए दो किले बंद मौजूद थे। सिटाइडल आप लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह से जो है किले बंद किया गया था तमाम चीज़ों को। वाणिज्य और व्यापार, कॉमर्स एंड ट्रेड, व्यापार वो लोग मेसोपोटामिया से भी तक करते थे। लोथल प्रमुख बंदरगाह था उनका, जहाँ से जो है पानी के जहाज से वो लोग व्यापार करते थे। ठीक है दोस्तों, ये तमाम चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, वो लोग जो थे मन के बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, मोहरे बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन सब चीज़ों में लोग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक तरह से परफेक्ट थे दोस्तों, स्पेशलाइज थे ये लोग। तो ये सवाल भी आप लोगों से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के नज़रिए से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा भैया भक्ति मूवमेंट से एक सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से। वो सवाल क्या है, वो सवाल ये है कि भक्ति आंदोलन में कबीर के योगदान और उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। कबीर तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। जिस तरह से आप लोगों से वो महाभारत वाला सवाल पूछा जाएगा ना कि भाई बताइए कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ किस तरह से, तो आप लोगों से भी कबीर के बारे में सवाल पूछा जाएगा कि भैया कबीर आज के समाज में भी प्रासंगिक हैं, इसके बारे में बताइए। तो आप लोगों से इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे कबीर के विचार के बारे में, है ना। तो कबीर का जो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है, वो देखिए आप लोग। तो देखिए कबीर जी ने बोला कि भाई सामाजिक सुधार की बात की, सोशल रिफॉर्म की बात करी। किस तरह से उन्होंने बोला कि भाई कबीर ने जातिवाद और मूर्ति पूजा का क्या किया दोस्तों, विरोध किया, है ना। उसके बाद में धार्मिक एकता की बात की दोस्तों, उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। और तीसरी चीज़ उन्होंने सरल भाषा में उपदेश दिए। उनकी जो भाषा थी वो कोई बहुत संस्कृत या अंग्रेजी में नहीं बोलते थे, वो बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में, है ना, जिसको हर कोई समझ सकता था। कबीर ने दोहे और साखी के माध्यम से संदेश दिए, है ना। कबीर जी के दोहे की सहायता से जो है उन्होंने
संदेश दिए हैं अपने। आप कई सारे दोहे हैं, एक सवाल और है उस पर हम लोग दोहों के बारे में बात करेंगे। और उन्होंने जो है पाखंड और धर्मगुरुओं के अत्याचारों की आलोचना की है। किस तरह से आप लोग वर्तमान समाज में देखते हैं कई सारे जो है पाखंडी धर्मगुरु घूम रहे हैं, है ना, तो वो किस तरह से समाज का जो है शोषण करते हैं, समाज को जो है एक तरह से ब्रेन वॉश करते हैं। तो तमाम चीज़ें जो है आपके कबीर जी ने बोला है। उसके बाद में लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी, उनकी शिक्षाएं आज भी बहुत ही भक्ति साहित्य का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से जो है कबीर जी की कबीर के योगदान और उनके प्रभाव के ऊपर एक सवाल तो आप लोगों से पूछा ही जाएगा। ये सवाल भी जो है सीबीएसई के पेपर्स में बहुत बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसलिए जो है मैंने इसको इसमें शामिल किया है। आगे देखिए, आप लोगों से पूछा जाएगा महात्मा गांधी के बारे में और उनका राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए क्या सवाल है कि भाई गांधी जी के राजनीतिक सफर और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं। यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक सफर को समझने के लिए आप लोग को जो सोर्सेज के बारे में बताना है। सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। हिस्ट्री इज नथिंग विदाउट सोर्सेज। अगर इतिहास में स्रोत ना हो तो हम इतिहास को पढ़ ही नहीं पाएंगे दोस्तों, है ना। वी हैव न्यूमरस सोर्सेज टू अंडरस्टैंड गांधीज पॉलिटिकल जर्नी एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। यानी कि किस तरह से हम गांधी के पूरे राजनीतिक जो उनका जर्नी रहा है उसको किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, पहला, राइटिंग्स ऑफ गांधी। गांधी जी ने कई सारी किताबें लिखी, कई सारे पत्र पत्रिकाएं लिखी, जैसे यंग इंडिया, हरिजन जैसे पत्रों से में उनके विचार मिलते हैं। यहाँ से हम गांधी जी के बारे में समझ सकते हैं। सेकंड चीज़, कई सारे उनके गवर्नमेंट रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेज, जैसे कि ब्रिटिश प्रशासन के रिकॉर्ड में उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए हैं सभी की जानकारियाँ उपलब्ध है। उसके बाद में समकालीन साहित्य, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर्स, कई इतिहासकारों और नेताओं ने गांधी जी पर कई सारी बुक्स वगैरह लिखी हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, उनके आंदोलन और भाषणों की जानकारी अखबारों में, यहाँ तक कि फुटेज भी उनकी अवेलेबल है दोस्तों, उनकी वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे। उनके भाषणों की रिकॉर्डिंग, तस्वीरें आज भी जो हैं उपलब्ध हैं। तो ये तमाम क्या हो जाते हैं दोस्तों, सोर्सेज, जिससे हम लोग महात्मा गांधी के पॉलिटिकल जर्नी को अच्छी तरह से जो है विश्लेषण कर सकते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, देखिए हड़प्पा सभ्यता पीछे नहीं छोड़ रहा है बिल्कुल, क्योंकि बहुत रेलेवेंट टॉपिक है ना, इसलिए कि भाई हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली के बारे में आप लोग को बताना है कि भाई किस तरह से जो है उनकी जल निकासी प्रणाली जो थी बिल्कुल प्लान तरीके से की गई थी, है ना। तो देखिए, जल निकास प्रणाली सुनियोजित थी, बिल्कुल ही सिस्टमैटिक थी दोस्तों, जिसमें गलियों के साथ ढके हुए नाले बनाए गए थे। आप लोगों ने देखा कि घर के बाहर जो नाले होते थे और वो ढके हुए थे, है ना, और घर का सारा गंदा पानी बाहर नालों में जो है बह करके जाता था। सेकंड क्या चीज़ है उनका जल निकासी का दोस्तों, कि भाई भूमिगत नाले बनाए गए थे, अंडरग्राउंड ड्रेन्स बनाए गए थे। आज भी आप लोग देखते हो कि किस तरह से जो है नाले बनाए गए हैं ना, सीवर्स वगैरह डाली गई हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में भी ये चीज़ें थी। अधिकांश नाले जो थे वो अंडरग्राउंड थे, जिससे जल भराव नहीं होता था और सफाई बनी रहती थी। उसके बाद में तीसरा रीज़न क्या है दोस्तों, तीसरा खूबसूरत चीज़ उनका जो है ड्रेनेज सिस्टम का, कि भाई प्रत्येक घर से जुड़ा हुआ था उनका, हर घर इस जल निकासी प्रणाली से जुड़ा हुआ था, जिससे कचरे का प्रभावी निष्कासन सुनिश्चित हो सकता था। नालों को पकाई हुई ईंटों से बनाया गया था और जल प्रवाह को सुचारू रखने के लिए ढलान दी गई थी, यानी कि ढलान रहेगी तभी जो है पानी बह करके नीचे जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जल निकासी प्रणाली, वाटर ड्रेनेज सिस्टम कितना खूबसूरत हड़प्पा सभ्यता का, ये आप लोग के सवाल है और ये आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि भैया बीइंग कृष्णदेवराय बर्मन रूलर ऑफ विजयनगर साम्राज्य, क्या रोल था उनका, है ना, विजयनगर साम्राज्य के अंदर, या विजयनगर साम्राज्य को विकसित करने में उन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई थी, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भैया सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिलिट्री अचीवमेंट्स, सैन्य उपलब्धियां क्या क्या थी उनकी, किसकी, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय बर्मन राजा की। पहली बात तो भैया बहमनी सुल्तनत, ओडिशा के गजपति शासकों, अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को हरा करके विजयनगर साम्राज्य का क्या करते हैं दोस्तों, विस्तार करते हैं, एक्सपैंड करते हैं दोस्तों। उसके बाद में दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना के खिलाफ अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा करते हैं दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट, रायचूर और गुलबर्गा जैसे महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर उत्तरी सीमा को क्या करते हैं दोस्तों, मजबूत करते हैं। तो ये थी उनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स, सैन्य उपलब्धियां क्या क्या थी उनकी। आगे बात करते हैं दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासन में क्या क्या अच्छी चीज़ें करते हैं वो। पहला तो रैयतवाड़ी प्रणाली के समान कुशल राजस्व व्यवस्था लागू की, जिससे ये लोग क्या वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को क्या दिया इन्होंने, बढ़ावा दिया दोस्तों। और उसके बाद में पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति को उन्होंने बहुत संरक्षण दिया। आप लोगों को पता होगा जिस तरह से जो है
अकबर के पास जो थे बीरबल थे ना राज दरबार के अंदर, जो उनको हमेशा सलाह देते थे, एडवाइस देते थे। इसी तरह से जो है कृष्णदेवराय बर्मन के राज दरबार में एक बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान थे जिनका नाम था तेनालीराम। आप लोगों में से कई सारे बच्चों ने उनकी कहानियां भी पढ़ी होंगी। तो माफ कीजिएगा, तेनालीराम जो थे वो कृष्णदेवराय बर्मन जी के राज दरबार में थे और वो उनको बहुत अच्छा अच्छा जो परामर्श देते थे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने जो है तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और तमिल सहित कई भाषाओं में साहित्य को क्या दिया दोस्तों, बढ़ावा दिया है। लिटरेचर को भी उन्होंने काफी बढ़ावा दिया है। इवन उन्होंने खुद जो है तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदा ग्रंथ की रचना की थी, है ना। और हम लोग को पता है कि भाई मंदिरों का उन्होंने कितना खूबसूरत निर्माण करवाए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं विजय विठल मंदिर, हम्पी के हजार राम मंदिर सहित विभिन्न टेम्पल्स का उन्होंने क्या कराया था दोस्तों, कंस्ट्रक्शन कराया था। धार्मिक और सामाजिक नीतियां उनकी किस तरह से थी दोस्तों, तो धार्मिक और सामाजिक नीतियां पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि उनके राज दरबार के अंदर जो था वो धार्मिक सहिष्णुता था। प्रमोटिंग हिंदुइज्म वाइल मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद अदर कम्युनिटीज, यानी कि हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म थे सब पीसफुली जो रहते थे, कोई एग्जिस्ट करते थे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, पुनर्निर्माण कराया, विशेष रूप से वैष्णव धर्म को खूब बढ़ावा दिया उन्होंने। आर्थिक समृद्धि किस तरह से थी, इकोनॉमिक क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या काम किया दोस्तों, तो विदेशी व्यापारियों को विशेष रूप से पुर्तगालियों के साथ व्यापारिक संबंध उन्होंने स्ट्रॉन्ग किए, अपने बाजारों और बंदरगाहों का विकास किया, जिससे विजयनगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया दोस्तों। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों से कि भैया रोल बताइए आप लोग कृष्णदेवराय बर्मन का विजयनगर साम्राज्य के अंदर। तो ये सवाल भी देखिए हम लोगों ने कर लिया दोस्तों। गला सूख जाता ना तो कई बार जबान जो है फंबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से कई सारे बच्चों के लिए सवाल नया होगा जिन्होंने किताब को डीपली नहीं पढ़ा है। सवाल क्या है दोस्तों, सवाल है कि भाई 1813 की 5वीं रिपोर्ट का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द 5th रिपोर्ट 1813, ये क्या था दोस्तों, इसको चलिए देखते हैं। ये है कि भैया 5वीं रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का विश्लेषण करता था। एक रिपोर्ट बनाई गई थी, इस रिपोर्ट को बनाया गया था कि भाई किस तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, शासन कर रही है। तो उसका एक जो है लेखा जोखा जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत किया गया था। यह हाउस ऑफ कॉमन्स की एक समिति द्वारा तैयार किया गया था ताकि भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके, यानी कि इवैल्यूएशन करने के लिए कि भाई ब्रिटिश का जो एक तरह से उपनिवेश है भारत, उसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक से शासन कर पा रही कि नहीं कर पा रही। इसकी क्या विशेषता थी पंचम रिपोर्ट की, पहले तो ये थी कि भाई इसने राजस्व, प्रशासन, न्यायिक सुधार, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ध्यान केंद्रित किया, है ना। पहला चीज तो ये था कि भाई इसने जो जुडिशियल रिफॉर्म किया, है ना। उसके बाद में भूमि राजस्व व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण दिया, विशेष रूप से बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पर प्रकाश डाला दोस्तों, है ना। तो तमाम चीजें जो उसने की, कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार और अक्षमता की आलोचना की दोस्तों, है ना। उसके बाद में ब्रिटिश प्रशासन की खामियां और भारतीय संसाधनों के शोषण को उजागर करने में इसने क्या दोस्तों हेल्प करी। भविष्य के प्रशासनिक और राजस्व सुधारों के लिए एक आधार प्रदान किया दोस्तों, है ना। तो ये तमाम चीजें आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं। ये पूरी पंचम रिपोर्ट है ना, काफी बड़ी रिपोर्ट थी, इसकी विशेषता आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, देखिए कबीर जी एक बार फिर आ गए कि भाई कबीर की फिलॉसफी बताइए और टीचिंग बताइए, कबीर की क्या दर्शन था और उनकी क्या शिक्षाएं थी, है ना, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए दोस्तों, कबीर 15वीं शताब्दी के संत, कवि, समाज सुधारक जिनकी शिक्षाएं हिंदू और इस्लाम धर्म के तत्वों का समावेश करती थी, है ना। कबीर 15th century was a saint, poet and reformer whose teaching blended elements of Hinduism and Islam। उन्होंने जो है एकता, समानता और निराकार ईश्वर की भूमिका का संदेश दिया दोस्तों। He preached the idea of unity, equality and devotion to a formless God। उन्होंने क्या बोला दोस्तों, कबीर जी का दर्शन क्या था कि भाई निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। किसमें निर्गुण भक्ति में दोस्तों, यानी कि जो निराकार ईश्वर की उपासना पर आधारित है, यानी कि उनके हिसाब से ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर को मूर्ति में नहीं ढूंढा जा सकता है दोस्तों, है ना। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। हिंदू तथा इस्लाम धर्म की रस्मों को क्या करते थे दोस्तों, रिजेक्ट करते थे, अस्वीकार करते थे दोस्तों। और वो बल किस पे देते थे, वो सामाजिक समानता पे बल देते थे। उनका कहना था कि भाई समाज के अंदर जाति वाति नहीं होनी चाहिए, जातिगत भेदभाव और जो अस्पृश्यता, छुआछूत था, उसका विरोध करते थे। इसी पे उनका एक दोहा बहुत फेमस है कि भाई जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़े रेहंदो म्यान। उनका कहना था कि भाई
किसी की जाति पूछ करके उसको रिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट नहीं देना हम लोगों को, हमें बल्कि उसका ज्ञान पूछ करके देना है। अगर उसके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है तो उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके पास ज्ञान कम है उसको हमें डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन जाति कभी भी जो है किसी को सम्मान देने का एक पैमाना नहीं बनता है ना। कबीर जी ने ये बोला। उन्होंने बोला कि भाई, उन्होंने सिखाया कि सभी मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में क्या है दोस्तों, इक्वल है, समान है। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की बात करी। उन्होंने बोला कि हिंदू इस्लाम दोनों धर्मों में पाखंड है दोस्तों, और उन्होंने दोनों की ही आलोचना करी। जैसे उन्होंने बोला कि भैया माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। उन्होंने बोला कि भाई माला फेर फेर से कुछ नहीं होता, अगर मन तुम्हारा साफ नहीं है ना तो फिर कितना भी तुम किताबें पढ़ जाओ, कितने भी पूजा पाठ कर लो, कोई फायदा नहीं है ना। जैसे कि उन्होंने बोला कि भैया मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन, ये खैर उन्होंने नहीं बोला है, ये आपका जो है ये उन्होंने नहीं बोला है, ये जैसे ये बोला है कि माला फेरे जुग गया फिरा ना मन का फेर, है ना, कि भाई माला फेरने से कुछ नहीं होता है, मन साफ रखिए अपना। अगर आपका मन साफ है तो जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये जो मैंने बोला था ना, मन चंगा कठौती में गंगा, ये आपका रविदास जी ने बोला था। इससे भी कई कई सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि भाई अगर आपका मन साफ है ना तो आपको गंगा नहाने की, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन गंदा है तो आप दुनिया भर की कई सारी चीज़ों में घुमाओ, ठीक है, पवित्र जगह पे चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। तो यही चीज़ जो है कबीर जी भी बोलना चाहते थे। कबीर की शिक्षाएं क्या है दोस्तों, भक्ति और समर्पण की बात करते थे। कहते थे कि अगर आपको भगवान को पाना है तो आपको समर्पण करना पड़ेगा। जैसे कि उनका एक फेमस दुआ है, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। अगर आप रोज अभ्यास करोगे तो जो है जड़ में सुजान भी जो है जड़मत हो जाता है, जड़मत भी जो है सुजान हो जाता है दोस्तों, है ना। जिसकी बुद्धि थोड़ी सी कम होती है वो भी बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। उन्होंने क्या बोला दोस्तों कि पुजारियों और मौलियों की मध्यस्थता के बिना प्रत्यक्ष मंदिर पर जोर दिया। उन्होंने बोला कि हमें भगवान को पाने के लिए किसी पुजारी की, पंडित की जरूरत है ही नहीं, हमें किसी बिचौलिए की जरूरत है ही नहीं, है ना दोस्तों। इस पे उन्होंने जो है बल दिया। अपने आध्यात्मिक विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने दोहे लिखे, है ना, कर्मकांडों की आलोचना की दोस्तों। उसके बाद में उन्होंने जो है अनावश्यक धार्मिक कर्मकांडों और अंधविश्वासों का जो है आलोचना किया। सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करते थे। सरल और ईमानदार जीवन जीने पर बल देते थे, है ना। बोलते थे कि भाई मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये तमाम चीज़ जो है कबीर जी ने बोली है। प्रेम और मानवता पर बहुत बल देते थे दोस्तों। उनका मानना था कि भाई सबसे बड़ा धर्म जो है लव एंड ह्यूमैनिटी है। सिखाया कि प्रेम और करुणा जो है सर्वोच्च भक्ति के रूप में है। लोगों को धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठाने को उन्होंने जो है प्रेरित किया दोस्तों। कबीर की शिक्षाओं का क्या प्रभाव पड़ा, भक्ति और सूफी आंदोलनों को प्रभावित किया दोस्तों। गुरु नानक अन्य संतों जैसे समाज सुधारकों को प्रेरित किया। आप लोगों को पता है जो सबसे पवित्र जो ग्रंथ है दोस्तों, है ना, सिख धर्म के अंदर, उसके अंदर भी जो है गुरु नानक, उसके अंदर भी जो कबीर जी की जो है दोहे हैं दोस्तों, है ना। तो इस तरह से जो है, हाँ, उनकी शिक्षाएं आज भी एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने में प्रासंगिक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप लोगों पे कबीर से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छी तरह से जो है कबीर जी के सवाल पे अपने विचार रखेंगे। आप उसमें जो है कबीर जी के दोहों को भी जो है यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग दोहों को यूज़ करोगे, जितने भी दोहे हैं उसको अगर आप लोग लिखोगे तो आपको जो है ज़्यादा नंबर मिलने की पूरी संभावना है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि भाई महात्मा गांधी रोल इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी, तो उसके बारे में आप लोग को बताना। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेशनल मूवमेंट से आप लोग के सवाल ठीक ठाक पूछे जाएंगे। तो देखिए, असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था, 1920 से लेकर 1922। महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था, और किसके खिलाफ था दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था। यह अहिंसक प्रतिरोध ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग पर आधारित। हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह से जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद और रोल एक्ट के विरोध में जो है इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था दोस्तों। इसमें जो गांधी जी का प्रमुख योगदान क्या था दोस्तों, तो इन्होंने जो लीडरशिप की थी और विचारधारा का प्रचार प्रसार किया था, मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा की अवधारणा जो है इस आंदोलन का जो नींव बनी। हिंसक संघर्ष की बजाय जो इन्होंने अहिंसक प्रतिरोध का क्या किया दोस्तों, सपोर्ट किया, कि हमें हिंसा करके नहीं, हमें बल्कि अहिंसक माध्यमों से जो है हम लोग को अंग्रेजों का क्या करना है दोस्तों, बॉयकॉट करना है। असहयोग आंदोलन में जो है ब्रिटिश संस्थाओं का क्या किया गया दोस्तों, बहिष्कार। जैसे कि ब्रिटिश सामान खरीदना बंद कर दीजिए, उनके स्कूलों में जाना बंद कर दीजिए, अदालतों में जाना बंद कर दीजिए, उनकी नौकरियों को जो है छोड़ दीजिए आप लोग। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए, खादी के उपयोग पर बढ़ावा दीजिए दोस्तों। ये तमाम चीज़ें उन्होंने किया। उन्होंने जनता को क्या किया दोस्तों, मोबिलाइज किया दोस्तों, इकट्ठा किया दोस्तों। इस आंदोलन को किसानों, मजदूरों, छात्रों को शामिल कर एक जन आंदोलन में उन्होंने परिवर्तित कर दिया दोस्तों। इसके अंदर जो मिडल मैन, पीजेंट्स, वर्कर्स,
सब जो है इसके अंदर जुड़ी दोस्तों। उसके बाद में महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने इंस्पायर किया कि भाई फीमेल्स को भी जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, ठीक है। इस आंदोलन के खिलाफ जो है आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता भी बहुत विशाल स्तर पर दिखी दोस्तों। दोनों धर्म के लोग जो थे इस आंदोलन के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों, लेकिन चोरी चोरा घटना होती 1922 की, जिसके बाद से जो इस आंदोलन को जो है बंद कर दिया जाता दोस्तों, ठीक है। तो अब इस सवाल आप इसमें एक और पॉइंट है कि भाई गांधी जी की क्या भूमिका थी, इम्पैक्ट ऑफ गांधी जी, उनका क्या प्रभाव पड़ा था। पहला तो ये है कि भाई ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन आधारित पार्टी के रूप में मजबूत किया। इससे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो कहीं ना कहीं जो है ग्राउंड लेवल पर अपनी जो है पकड़ मजबूत नहीं कर पाई थी, लेकिन गांधी जी के आने के बाद से जो है जो समाज का जो बिल्कुल ही पिछड़ा वर्ग था वो भी जो है इस आंदोलन के अंदर और इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपनी पार्टी मानने लग गया था। तो ये सवाल भी जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है पेपर के अंदर। उसके बाद में आपसे नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जाएगा, ये सवाल कि भाई हड़प्पा वासियों द्वारा शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल की प्राप्ति की रणनीतियां बताइए। किस तरह से जो लोग कच्चा माल प्राप्त करते थे अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, जिसके लिए बहुत ही जो वर्ल्ड फेमस थे। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प उत्पादन के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते थे, जिसमें व्यापार करते थे वो लोग, स्थानीय स्रोतों से चीज़ों को प्राप्त करते थे, ठीक है, और आदान प्रदान करते थे। देखिए लोकल सोर्सिंग, स्थानीय स्रोतों से उनको कौन कौन सा कच्चा माल मिलता था। हड़प्पावासी कुछ कच्चे माल को स्थानीय क्षेत्रों से प्राप्त करते थे, उदाहरण के लिए मिट्टी और लकड़ी स्थानीय रूप से इनके पास जो थी उपलब्ध थी। उसके बाद में लंबी दूरी से क्या क्या चीज़ें प्राप्त करते थे अपने क्राफ्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है दोस्तों, शिल्पों के लिए वे राजस्थान से तांबा मंगाते थे, गुजरात अर्धकीमती पत्थर और अफगानिस्तान से लेपिस लाजुली प्राप्त करते थे, एक बहुत खूबसूरत पत्थर होता है, ठीक है, यहाँ से ये लोग सामान को मंगाते थे। उसके बाद में मेसोपोटामिया के साथ भी ये लोग क्या करते थे दोस्तों, ट्रेड करते थे। हड़प्पा वासियों या मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध, जिसमें तांबा, हाथी दांत, मनकों के बदले ऊन चांदी का आदान प्रदान करते थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में तांबे के लिए खिचड़ी राजस्थान, खनिजों के लिए बलूचिस्तान जैसे जगहों पर जो है दोस्तों ये अपनी बस्तियां बसाई थी, जहाँ से इनको कच्चा माल जो है आसानी से प्राप्त हो सके। कच्चा माल मिलेगा तभी तो फिर ये लोग शिल्प बनाएंगे, मन के बनाएंगे, आभूषण बनाएंगे, फिर उनको बना करके ये लोग बेचते थे दोस्तों। कारीगरों की कार्यशालाएं कहाँ बना रखी थी उन्होंने, आर्टिसंस वर्कशॉप्स कहाँ बना रखे थे। कच्चे माल को मोहनजोदड़ो और हप्पा जैसे शहरों में लाया जाता था, जहाँ विशेषज्ञ कारीगर मन के मिट्टी और बर्तन जैसे औजार बनाते थे दोस्तों, है ना। नदी और स्थल परिवहन, नदी का उपयोग ये लोग किस तरह से किस चीज़ के ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज करते थे। वे कच्चे माल और तैयार वस्तुओं के परिवहन के लिए सिंधु नदी का उपयोग करते थे, स्थल मार्ग में बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे दोस्तों। तो इस तरह से जो है ये लोग अपने कच्चे माल का मैनेजमेंट करते थे दोस्तों, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। फिर आप लोगों का जो है नेक्स्ट सवाल है, आखिरी सवाल भी है, गुरु नानक देव जी के दर्शन के बारे में बताइए। जिस तरह से आप लोगों से भक्ति आंदोलन में कबीर जी पूछा जाएगा, इसी तरह से आप लोगों से गुरु नानक देव जी के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो भैया सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने समानता, एक ईश्वर की भक्ति, निस्वार्थ सेवा पर आधारित दर्शन का प्रचार किया। उनकी शिक्षाएं थी सत्य बात करना, करुणा, सामाजिक न्याय पर आधारित थी दोस्तों। एक ईश्वर में विश्वास की बात करते थे दोस्तों, है ना। गुरु नानक देव जी ने यह सिखाया कि केवल एक ईश्वर है जो निरंकार है, उनका कोई आकार नहीं है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है दोस्तों। और उन्होंने कहा कि ईश्वर अनुष्ठानों से परे हैं, नाम सिमरन, ईश्वर के नाम पर हमें ध्यान करना चाहिए, माध्यम से उन्हें जाना जा सकता है दोस्तों। आपको पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप भगवान का नाम भी लेते हो ना, 24 घंटे में से अगर आपने 100 बार नाम भी ले लिया तो जो है आपको बहुत हेल्प करने वाला दोस्तों, है ना। उसके बाद में दोस्तों समानता और सामाजिक न्याय पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया। गुरु नानक देव जी ने जातिगत भेदभाव का विरोध किया, सार्वभौमिक भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। उन्होंने सिखाया कि सभी मनुष्य जाति, लिंग या धर्म की परवाह के बिना जो है दोस्तों समान है ना। इस तरह से आप लोगों ने देखा है किस तरह से जो है गुरुद्वारा के अंदर कोई अमीर सिख है चाहे गरीब सिख है, सब बराबर होकर के वहाँ पर सेवा करते हैं दोस्तों, है ना। कितनी खूबसूरत जगह है दोस्तों गुरुद्वारा, है ना। मेरे को याद है कि मैं जो है SSC GD कांस्टेबल का फिजिकल देने गया था। मेरा सेंटर पड़ा था दोस्तों चंडीगढ़ में पड़ा था, पंचकुला में पड़ा था, और मेरे पास रहने वहने का कोई व्यवस्था था नहीं। तो मेरे को जहाँ मेरा फिजिकल होने वाला था वहीं के आसपास में जो है वहीं पर आसपास में जो है
एक गुरुद्वारा था दोस्तों। तो वहाँ पर जाकर के 2 दिन रहा मैं वहाँ पे, और मेरे को अच्छा खाना मिला, सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो जो गुरुद्वारे होते हैं दोस्तों, वो लिटरली सबके लिए खुले होते हैं, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सबके लिए बराबरी। बहुत खूबसूरत जगह है दोस्तों वहाँ पर, है ना। आप लोग को सेवा देनी चाहिए वहाँ पर। तो इस तरह से जो है गुरु नानक देव जी ने बात करी है ना। उसके बाद में हाँ, नेक्स्ट क्या है, ईमानदारी और परिश्रम के ऊपर भी बहुत बल दिया है उन्होंने। ईमानदारी, मेहनत से जीवन यापन करने पर जोर दिया है, ठीक है। किरत करो दोस्तों, है ना। उसके बाद में उन्होंने आलस्य और बेईमानी का विरोध किया है, आत्मनिर्भरता पर उन्होंने बल दिया है दोस्तों। ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं, किसने, गुरु नानक देव जी ने बताई हैं। तो ये था दोस्तों आप लोग का इंपॉर्टेंट सवाल। ये आप लोग करके जाइए, आप लोग के एग्जाम में लिटरली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली वीडियो से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और आप लोग देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सवालों को लिखिए और खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि बहुत एफर्ट से बनाई है, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार दोस्तों। बोलते बोलते गला भी सूख गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। और ऑल द बेस्ट कल के लिए। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एग्जाम आते जाते रहते हैं, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग पेपर खराब करके आओगे, ठीक है। अच्छी तरह से पेपर करके आना है, कहने का मतलब है कि आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। खुश रह के पेपर दोगे तो अच्छा पेपर जाएगा, है ना। मूड अपना अच्छा करके जाना, ठीक है। बढ़िया तरीके से जो है नहा धो करके, अच्छे कपड़े पहन करके, ठीक है। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के बढ़िया खुल के लिखो, ठीक है। ऐसा लिखो कि एग्जामिनर भी खुश हो जाए चेक करते हुए आप लोग का पेपर, है ना।